बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफकत और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की। सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको लास्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, और जो हमारा खुद का न्यू नावल आने लगा वो आपको कैसे मिलेगा और उसकी स्टोरी आपको कैसे पता चलेगी। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। मगर उससे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मेरा सपोर्टिंग सिस्टम, आप सबका थैंक यू। और यार कमेंट बॉक्स में चैटिंग के लिए आ जाया करो। अगर मैं कभी कभी आ जाती हूँ यूट्यूब पे देखने तो मगर सॉरी, खैर सब जानते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या कुछ भी आपको हमारे नावल के मुताबिक आप एक्साइटमेंट शो करवाएंगे ना, तो मैं आपको अपने नावल की भी एपिसोड दूंगी, स्नैक पैक्स भी दूंगी। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड में और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या थ्रिलिंग होने वाला है जो मुकद्दस बाया आज रीड करेगा। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। रात के 2 बजे के करीब इसकी आंख खुली तो वो कहीं नजर ना आई। इसने साइड लैंप ऑन किया और स्लीपर्स पहन कर मीरव के कमरे की जाने बैठ गया। वो परेशान सी से गोद में लिए टहल रही थी। क्या हुआ? इसने करीबा को पूछा तो नाहिल ने बस एक नज़र से देखा। मेरे को बाहर नहीं उतरा, शाम में हल्का सा था तो मैंने सिर्फ दे दिया था, मगर अब तेज हो गया। इसने आहिस्ता से बताया तो ज़ियान का हूल खोल उठा। दिमाग खराब है तुम्हारी? इतनी छोटी सी बच्ची को बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाई दे दी। इस पर दहाड़ते हुए मेरे को इसकी गौ से लिया था। वो बाहर में तप रही थी। मुनाहिल शर्मिंदगी से सर झुका के, क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बेटी का? इसको घूरते हुए कमरे से निकला। मुझे नहीं पता था, मैं समझी ठीक हो जाएगी। लब काटती से के पीछे, शट आप, मुझे मजीद कोई बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। जिंदगी साफ कर दी। इसे झिड़कता कि इसलिए का बाहर निकल गया। वो भी आंखों में आई नमी साफ करती इसके पीछे निकली थी। इसके लिए इस शख्स को कोई गर्ज ना थी। इस वक्त सिर्फ बेटी की परवाह थी। सिर्फ सफ़र में सारा वक्त मीरब में रोती रही थी। मीरब रोती रही थी जबकि वो इसके दरमियान कोई गुफ्तगू ना हुई थी। मैंने प्रॉपर चेकअप कर लिया। यू डोंट वरी, अक्सर क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, बस एहतियात कीजिएगा। डॉक्टर ने मुझे कहा नाहिल की परेशानी शक्ल देखा कहा था, मिसेस ज़ियान आप ये मेडिसिन ले लें, इंजेक्शन तो मैं दे चुकी हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मीरब नुस्खा देकर इसको देते बोली तो वो उठ कर खड़े हो गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, दोनों मुस्कुरा कर कहते डॉक्टर के रूम से बाहर निकल गए। मीरब नाहिल की गोद में सो रही थी। मैं मेडिसिन ला रहा हूँ, गाड़ी में जाकर बैठो। इस यकीन माता आगे बढ़ गए। वो खामोशी से पार्किंग एरिया में कार में बैठ गई थी। दिल इस वक्त बहुत बोझल सा हो रहा था। अपनी तस्हेक एक बार फिर से याद आई तो आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे। काश रामीन तुम अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करती। तो सफ़र में से शिकवा ना होती बाहर निकलने लगी जहाँ से ज़ियान आ रहा था। इसने फ़ौरन आंसू साफ किए और रुख मोड़ लिया। ज़ियान ने बस एक नज़र इस पर डाली थी और खामोशी से कार स्टार्ट कर दी थी। जानता था वो रुख मोड़े क्या कर रही है। अल्लाह बेंच कर नगाहें विंडो स्क्रीन पर जमा दी थी। क्या बात है, जब से तुम यहाँ आई हो काफ़ी चुपसूसी लग रही है। फ़ाइका बेगम ने फिक्रमंदी से अपनी जान से प्यारी बेटी को देखा। वो एक हफ्ते से यहाँ रुकने आए हुए थे। जिस दिन से मोहित गया था वो बिल्कुल खामोश हो चुके थे, क्योंकि एक बार भी इसने ना मान से कोई रब्ता किया था, ना वो ना इसके वो कितने ही कॉल्स और मैसेजेस कर चुके थे, मगर इसकी जानिब से कोई जवाब ना आया था। वो अंदर ही अंदर इसके हिजर में घुलती चली जा रही थी। आंखों के स्याह हल्के और सर पड़ती रंगत इसकी अंदरूनी थोड़ फोड़ के गमाजी कर रहे थे। घर पर इसने मोहित के आउट ऑफ कंट्री टूर का बताया था। कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही कुछ बाहर सा फील हो रहा है, बस इसने मुस्कुरा कर टालते हुए कहा। तो उन्होंने गौर से इसे देखा। मोहित की याद आ रही है? उन्होंने मुस्कुरा कहा तो रमीन ने नमी छुपाते सारे हिलाते। मेरी प्यारी बेटे, इसका माथा चुमका मुतमईन हो गई थी। चलो उठो, नीचे चलो, कुछ खा लो। बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ऐसी डल डल सी। इसके पर मज़ेदार सी शक्ल देखा बोली, मामा आप चले मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इसके कहने पर वो साहिल आती बाहर निकल गई थी। मैं कैसे सामना करूँगी भाई आपका और मिनाहिल का? इस सोच ने ही इसकी आंखें फिर से नम कर दी थी। मुंह धोकर नीचे आई तो सब खाना खा चुके थे। ज़ियान अभी ऑफिस से आया था। वो अब अक्सर ही लेट आता था। रमीन यार आज साथ खाना खाएंगे। इसके पुकारने पर वो मुस्कुराती हुई टेबल पर इसके साथ ही बैठी थी। यार गायब रहती हो, लग ही नहीं रहा कि घर आई हुई हो। इसके बाल थपकता प्यार से बोला था। वो मजीद खुद को ज़मीन में दस्ता महसूस करने गई थी। आप भी तो इतने लेट आते हैं भाई, कैसे पता चलेगा? इसलिए शिकायती लहजे में कहा तो वो एक ठंडी सांस भर के रह गए। इसी वक्त नाहिल इन दोनों का खाना लेकर टेबल पर आई थी और खामोशी से सब लोग माथ रखकर वापस आने लगी। रमीन ने इन दोनों के बीच खामोशी को बहुत शिद्दत से महसूस की थी। ये मीरब को किससे पूछकर तुमने अपने चहीदा भाई के घर भेजा था? इसके साथ आवाज़ पर वो जाते जाते रुके थी। उमर जा रहा था और रीता ने कहा थोड़ी देर के लिए इसे भेज दूँ। आहिस्ता से बोलकर एक नज़र अमीन को देखती जाने लगे, जो बज़ाहिर खाने में मगन थी। आइंदा अगर मेरी बेटी को मुझसे पूछे बगैर कहीं भेजा तो नताज के लिए तैयार रहना। चमचा जोर से प्लेट में फेंका तो वो दोनों बैक वक्त ज़ियान के सुर पड़ते चेहरे को देखा था। भाई, रमीन ने इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे ठंडा करना चाहा। वो बगैर कुछ कहते तेजी से निकल गई। सॉरी यार, तुम खाना खाओ, मेरा मूड नहीं है। इसके सर पर हाथ फेरता लाउंज से बाहर निकल गया। या अल्लाह, ये क्या कर बैठी हूँ? इन दोनों के बीच इतनी तलखियाँ देकर वो खुद को रदामत की इंतहा गहराइयों में गिरता महसूस करती उसी से उठी थी। इससे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो इतना तल्ख क्यों होता जा रहा है। न जाने वो क्यों इसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था। शायद जिस आग में वो जा रहा था इसलिए इसे भी घसीटना चाहता था, या शायद इसकी दूरी ने इसे ऐसा कर दिया था जो इसकी ज़िंदगी
जो इसके मौजूदगी में कमरे तक से गायब हो जाती थी। इसकी शक्ल तक देखना गवारा न करती थी। अजीब चुंझलाई हुई बाजार सी तबीयत हो रही थी। कब से लान में बैठा सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था खाकर उठता कमरे की तरफ बैठ गया। कमरे में आया तो वो इस वक्त हाली था। मीरब के रूम में आया तो वो कार्ड में लेटी अपने पाँव हिला रही थी, जबकि वो यहाँ भी ना थी। इसे उठाता बाहर निकल गया। कहाँ गई ये लड़की? से लेकर बाहर बालकनी में आया तो वो चेयर पर घुटनों में साथ दिए बैठी थी। इसने आहट पर सार उठा कर देखा तो वो खामोशी से इसी का जायजा ले रहा था। उठकर तेज से अंदर जाने लगी। मोबाइल का लाई थाम कर हो गया। इन आंसू की वजह जान सकता हूँ? इसके नाम आंखों को देखकर सरलहजे में बोला तो मनाहिल सर झटके से हाथ छुड़ाया था। आपका बस कोई हक हासिल नहीं है और ना ही ये आंसू अब आपके लिए हैं। आपने गाय रगड़ती से आग लगा गई थी। झटके से इसके बालों को मुट्ठी में जगह का करीब किया तो वो यकदम चिहोड़ी दी। ये किसने कहा कि मेरा हक नहीं है? वो अलग बात है कि अब मुझे तुम जैसी बेवफा लड़की की ज़रूरत नहीं है। फंकाते बोला तो मनाहिल ने जहर निगाहों से देखा था। तो फिर क्यों इतनी आग लग रही है? अगर मैं किसी के लिए भी आंसू बहा रही हूँ तो अपने बालों को इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते तंजिया लहजे में बोला तो जियान की आंखों में खून उतर आया था और एक झटका देकर करीब किया तो वो मीरब जो अंधेरे में माँ को न देख सकी थी फौरन इसकी तरफ हमकने लगी। तुम्हारे इन आंसू पर भी मेरा हक है। अगर ये किसी और के लिए गिरे तो मैं खुद अपने हाथों से जान लूँगा। जुनूनी अंदाज में अपनी गर्म सांसें इसके चेहरे पर छोड़ता एक बार फिर इसकी आंखों को ज़मीन नम कर गया था। कैसे बर्दाश्त करता था इसे किसी और के लिए रोता देखा। छोड़े मुझे। रोते हुए चीही तो मीरा भी रोने लगी। जियान ने एक नज़र बेटी को फिर इसे देखा। मेरी बेटी से गफलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। पकड़ो इसे छोड़ता मीरब को देने लगा जो शायद भूख से रो रही थी। क्यों? इस पर तो आपका हक है ना, बस संभाले खुद ही। तंजिया कहती है। एक नज़र रोती हुई बेटी को देखकर कमरे की जाने बैठ गई। इसके बाद वह सर्दी सलाह बीता मीरब को लेकर चेयर पर बैठ गया था। जान बहुत ज़िद्दी है आपकी मामा। इसे तब तक चुप कराने लगा मगर वह इन दोनों से बहुत बड़ी ज़िद्दी साबित हुई थी। यकदम ही गला फाड़ कर रोने लगी। ध्यान भी वो खिला गया। काफ़ी देर तो टहल कर चुप कराता रहा मगर फिर झुंझलाता हुआ कमरे की तरफ बैठ गया था। संभालो इसे, बिल्कुल भी अपनी तरह जिंदी बना दिया है। झुंझला कर सोफे पर लेटी मनाहिल पर मीरब को लटा दिया जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसके गले से ला गई थी। इसने भी अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने अंदर जज्ब किया तो वो फौरन खामोश होगी। ध्यान ने दांत पीस कर दोनों को देखा। हाँ बस मैं ही एक पागल हूँ। चीखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मनाहिल ने दुख से सजाता देखा और सर सोफे के पूछे टिका गई। मनाहिल रमीन इसके कमरे में आई तो वो जयनवाज सहका रही थी। उसको देखकर चेहरे पर नागवार तासरात आ गई जिन्हें इसने बखूबी देखा था। मुझे बात करनी है तुमसे। नजरें झुका कर धीरे से बोली। मेरे पास बात करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में आना पड़े। चली जाओ यहाँ से। बेतासर लहजे में कहती मीरब के कमरे में छाने लगी। रमीन ने सार उठा के इसे देखा और करीब आ गई। प्लीज़ एक बार मनाहिल प्लीज़। खुद बहुत इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मनाहिल ने हैरानगी से आप कौन से इल्ज़ाम लगाने आए? इसके आंसू देखकर बोली। सही कह रही हो मैम, मैंने हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोला है, बस इसी की सजा काट रही हूँ। इसे देखती नदामत से बोलती आंख का किनारा साफ करने लगी। क्या कह रही हो? कैसे सजा? से इसकी अब तक हालत की वजह अब भी समझ नहीं आई थी। मनाहिल मैंने जो अपनी खुद गलती में एक शख्स को पाने के लिए तुम्हारी और भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना तो तुम्हें दुख थीगा। देखो आज मैं भी हाली हाथ रह गई। यकदम ही इसके कदमों में बैठ कर फूट फूट कर रोने लगी। मनाहिल ने घबरा कर इसे बेड पर बिठाया। देखो रामीन यहाँ बैठो और बताओ सही तरह से हुआ क्या है। अपना काम भूल भाल कर इसकी उजड़ी हुई हालत पर बेचैन हो गई थी। वहीं मोहित ने मुझे सब बता दिया कि मैं कितनी गलत थी। तुम्हें तो इसमें कभी दिलचस्पी ना थी और मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? एक बार भी तुम्हारी बात ना सुनी और ईशा और अब्दाल के साथ मिलकर इसके सामने मुजरिम बनी बैठी इसी से गुड़ी थी। सारा गुरूर सारा तंतना खाक हो गया था। माही मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आज मुझे माफ़ कर दो। मेरा दम घुट रहा है। मैं मर जाऊँगी। मनाहिल इसके दोनों हाथों को थामते घड़घड़ा रही थी जबकि वो सख्त सी के कैफियत में बैठी थी। मोहित चला गया मुझे छोड़कर। माही वो कहते हैं तुम जैसी घटिया लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। देखो मनाहिल तो तुम्हें दुखी करके मैं भी खुश नहीं हूँ। अपने दोनों हाथ छोड़कर बोली। मनाहिल एकदम होश में आई थी। मेरा रब गवाह है रामीन, मैंने कभी तुम्हें बदवा नहीं दी थी। इसके दोनों हाथ थाम कर बोली। वो और शिद्दत से रोने लगी। वो मनाहिल क्यों इतना सब्र क्यों ना बताई तुम्हें मेरी हकीकत सबको? शायद मैं गुनाहों की दलदल से निकल जाती। नदामत से बोली। मनाहिल की आंखें नम हो गई थी। बस रामीन अल्लाह से दुआ करो, दिल बदलने वाला तो वो है ना ही वो ही मोहित को तुम्हारे पास वापस लाएगा। मेरी बहन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। मोहब्बत से इसका चेहरा थाम का नाम लहजे में बोली तो वही अजीम लड़की को तकती चली गई। कितना छोटा महसूस कर रही थी वो आज खुद को। दुख और नदामत कुछ और बड़ी थी जिसकी सूरत इसकी आंखों के आगे अचानक अंधेरा आया था और वो अपने हवास खोती बेड पर गिरती चली गई थी। मनाहिल ने परेशानी से पुकारा। रामीन क्या हुआ? होश में आओ प्लीज़। इसका ख्याल तबका होश में लाना चाहा मगर वो बेसुध पड़ी कि वो भागती हुई कमरे से बाहर आई। ताई अम्मी बड़े पापा जल्द नहीं आए। इसकी परेशान आवाज़ पर वो साबित दौड़ते हुए आए। कमरे में रमीन को बेहोश देखा। फिक्रमंदी से आगे बढ़े। क्या हुआ रमीन को? क्या किया है तुमने? फाइका बेगम बेटी को सीने से लगाकर इस पर चीही जो पहले ही फूट फूट कर रो रही थी। ध्यान कर पर ना था। राहिम और मुर्तज़ा साहब आनन फानन इसे लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। जियान को जैसे ही इसके बारे में पता चला था वो भी सब चीज़ छोड़ छाड़ के सीधा हॉस्पिटल आया था। क्या हुआ रामायण को? कैसी तबीयत अब इसकी? परेशानी के आले में लंबे लंबे डाक बढ़ता राहिम के पास पहुंचा जो ICU के बाहर ठहर रहा था। यार डॉक्टर ने दुआ के लिए गए। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है इसका। इसके कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से तफसील बताई तो जियान को अपना सार घूमता महसूस है। इसकी फूल जैसी बहन को अचानक
क्या हो गया था? ताई अम्मी और मुर्तज़ा साहब भी वहीं गमज़दा बैठे थे, दुआएं मांग रहे थे, जबकि वो अकेली कोने में खामोशी से आंसू बहा रही थी। मैं ये इंजेक्शन लेकर आता हूँ, तो ताई अम्मी के पास बैठ। इसका कंधा थपक कर निकल गया था। वो भी पहले शौक़ से कैफियत में माँ के पास गया। ये कैसे हो गया मम्मा? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। वो परेशानी से अपने बालों को जकड़ता बोला तो वो रोना शुरू हो गया। इसकी वजह से हुआ ये मेरी बच्ची का हाल। फ़ाइका बेगम ने चीख कर नफरत से मनाहिल की तरफ इशारा किया तो ज़िया ने हैरानी से माँ को फिर से देखा, जो कुछ सहमी हुई लगी थी। वो मीरब के पास गई थी, मगर इसने अनजाने के क्या मेरी बच्ची क्या किया मेरी बच्ची? आईसीयू में पहुंच गई। फ़ाइका बेगम की बात पर ज़ियान एक कहर बरसाती नजर इस पर डाली। लंबे लंबे डाक बरता इसके पास आया था। वो यकदम घबरा उठी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। गले में आंसुओं का गोला अटक रहा था, मगर इतने करीब आके सती से इसका बाजू पकड़ा। क्या कहा तो तुमने ऐसा कि वो इस हाल को पहुंच गई? धीमे मगर सर लहजे में बोला तो मनाहिल की आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने इसने सफाई देनी चाहिए जब ज़ियान ने जोर से चेयर पर फेंका था। अपने नापाक रातों में रब को बीच में मत लाओ। उंगली उठाकर इसे तनबिया की। मनाहिल ने हैरानी से इसे देखा। याद रखना मनाहिल, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम्हारे आशिक के साथ कब्र में उतारूंगा। जरा अच्छा झुककर नफरत अंगेज अंदाज में फंकाता बगैर इसकी कोई बात सुने निकलता चला गया था, जबकि वो साका से बैठी इसके लफ्ज़ों का जहर खुद में उतरता महसूस कर रही थी। पूरे वजूद में एक सन्नाटा सा छा गया था। क्या इसकी नज़र में इतनी गिरी हुई लड़की थी वो? इसे अंदर से एक आवाज़ आई थी, दिल चाहा खूब चीख कर रोना शुरू कर दे और ज़ियान हैदर का गिरबान पकड़ ले कि कब तुमने मुझे किसी गैर शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा था? जवाब दो या अल्लाह इस शख्स को मौका देने से पहले ही तो मेरी जान ले ले। दिल की गहराइयों से इसे अपने लिए बद्दुआ की थी। आंसुओं को रोकने की कोशिश करती सती से अब दिला बेच गई थी। बेटा परेशान हो, ठीक हो जाएगी वो इंशाल्लाह। मुर्तज़ा साहब ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा तो वो अपने आंसू रोकती सारी ला गए थे। वो भी प्रेयर रूम की जानिब बढ़ गए। इसने विद करती फ़ाइका बेगम को एक नज़र देखा और अपनी गार रगड़ती तेज़ी से कॉरिडोर से निकल गई, क्योंकि अब वो मज़ीद एक पल भी यहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। रात 11 बजे के करीब आईसीयू का दरवाज़ा खुला तो सभी डॉक्टर के पास दौड़े चले आए थे। डॉक्टर कैसी है डॉक्टर मेरी बेटी? मुर्तज़ा साहब ने नहीफ सी आवाज़ में पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, थोड़ी देर बाद आईना होश आ जाएगा, आप लोग मिल लीजिएगा। डॉक्टर तसल्ली में मुस्कुराहट से कहता आगे बढ़ गया। सबके चेहरे यकदम ही खुशी से खिल उठे। दरीदा और अली भी शाम से यहीं मौजूद थे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी बेटी की जान बचा ली। फ़ाइका बेगम लम लहजे में बोली तो ज़ियान ने मोहब्बत सीने अपने साथ लगा लिया। मामा घर जाए, अब आप थक गई होंगी। इसने इनकी थकी हुई शक्ल देखे जो दोपहर से बस रो रही थी। मामी यहाँ पर माही घर चली जाएं कुछ देर के लिए, क्योंकि मीरब भी माही के लिए रो रही थी। नीचे राहम वेट कर रहे हैं। हिना भी हॉस्पिटल आई थी। घर पर वो ही मीरब और साद की देखभाल कर रही थी, लेकिन वो तो दोपहर में चली गई थी। फ़ाइका बेगम ने मुँह बना के कहा तो हिना ने हैरत से नहीं देखा। लेकिन मामी वो तो घर नहीं आई, मैं सुबह से घर पर ही थी। इसने परेशानी से बताया तो अली और ईदा भी वहीं आ गए, जबकि ज़ियान को अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। क्या कह रही हो हिना? घर फ़ोन करो एक बार। मुर्तज़ा साहब ने भी परेशानी से कहा तो ज़ियान ने फ़ौरन घर कॉल मिलाई। उमर मनाहिल घर पर आई है, पूरा घर चेक करो वो घर पर है या नहीं। दिल की बेतरतीब होती धड़कनों को नज़रअंदाज करता मुसलसल परेशानी से इधर उधर टहरा था। नहीं भाई आप ही घर पर नहीं है, वो तो आप लोगों के साथ थी ना। थोड़ी देर बाद इसकी हामती हुई आवाज़ आई तो ज़ियान हैदर का अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। घर पर नहीं है, वो काल काटता गुस्से में पलटा था। सभी के चेहरे पर तशवीश फैल गई थी। क्या मतलब है? ज़ियान कहाँ चलेगी? बोली तो उसने मुतफक्कर अंदाज में से इस्तिफसार किया, मगर वो तेज़ी से कॉरिडोर से निकल गया था। अली भी इसके पीछे भागा तो इसका रूम प्रेयर रूम की जानिब था। जहन में दोपहर में की गई बातें और इसका दर्द पड़ता चेहरा घूम रहा था। क्या कुछ ना कहा था इसे? कैंटीन, वेटिंग एरिया, प्रेयर रूम, दोनों ने हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा जान मारा था, मगर वो कहीं ना थी। वो कैसे कहीं हो सकती थी? जो उसके साथ किया गया था वो वहाँ रुकती कभी भी नहीं। मनाहिल हॉस्पिटल की पार्किंग में इसकी गर्दार आवाज़ गूंज रही थी। हर जगह देख लिया था मगर वो कहीं भी ना थी। हर जगह देख लिया था मगर वो कहीं ना थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढे। अली ने इसकी दीवानों जैसी हालत देखकर दिलासा देना चाहा, मगर वो इस वक्त होशो हवास में ना था। डैम इट, फ़ोन उठाओ मेरा। बार बार इसके नंबर पर कहा रहा था जिसे वो उठा नहीं रही थी। क्या हुआ? कुछ पता चला? हिना के बताने पर राहम भी दौड़ा चला आया था। ज़ियान ने एक नज़र इन दोनों को देखकर आगे बढ़ गया था। कहाँ जा रहे हैं? ज़ियान पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। चार्ली से हॉस्पिटल के अंदर बढ़ते देख राहम बोल उठा था। काश चुका हूँ सबको अलर्ट। हॉस्पिटल के सीसीटीवी रूम में जाने बढ़ा तो दोनों भी इसके साथ हो गए थे। सर किधर आ रहे हैं? यहाँ आना अलाउ नहीं है। गार्ड ने इसके सीने पर हाथ रखकर रोकना चाहा, मगर ज़ियान ने इसे गिरबान से पकड़ कर दीवार से लगा दिया। अगर हैरियत चाहता तो साइड पर हो जा, नहीं तो इसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होगा। सर में बोला तो गार्ड ने घबरा कर दिया। राहम को देखा, वो भागते हुए आ रहा। क्या कर रहे? पागल हो गया क्या? गार्ड का गिरबान छुड़ाकर ज़ियान को दूर किया। हाँ हो गया पागल, वो गायब हो गया। मुझे इसका कुछ अता पता नहीं है किसके किस हाल में होगी। वो दहाड़ कर इसने राहम को जोर से धक्का दिया था। वो दोनों अच्छी तरह से इसकी कैफियत समझ रहे थे। इतने में पुलिस भी आ गई थी। पूरे दिन की हॉस्पिटल की वीडियो निकलवाई तो दोपहर तक वो वहीं लोगों के साथ ही बैठी थी। सारी वीडियोस देख लिए, कुछ नहीं मिला। कांस्टेबल की बात पर ज़ियान ने गुस्से से देखा तो ऑफिसर भी बोल पड़ा, हॉस्पिटल के वहीं की फुटेज निकालो। ज़ियान साहब आपको फिक्र ना करें, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे आप उसी को ढूंढने में। इसने तसल्ली देने पर भी इसे फ़र्क ना पड़ा। इसकी निगाहें तो स्क्रीन पर ठहर गई थी जहाँ पर वो अकेली बाहर निकल रही थी। माँ ने इसके पगार पर राहम और अली ने भी फुटेज को देखा। वो हॉस्पिटल से पैदल गई जा रही थी जब एक हाई रूफ
इसके आगे रुके थे, वो तेज से कदम आगे बढ़ाकर बढ़ने लगी जब ये दोनों नकाबपोश गाड़ी से निकले थे और पीछे से पकड़ कर रुमाल सगाते तड़पती हुई मनाहिल को गाड़ी में डालकर ले गए थे। बेबसी से दहाड़ते हुए अपने हाथ टेबल पर दे मारा। जियान में भाई कुछ नहीं होगा, माही को तू सब्र से काम ले। इसके हाथ से बहते खून को देखकर बोला था, सर हम गाड़ी का नंबर निकलवाते हैं, इसी एरिया में ही होगी ये लोग। ऑफिसर इन लोगों से कहता बाहर निकला तो अली भी इसके पीछे आ गया था, जबकि वो सार पकड़े बैठा अपनी जिंदगी को दूर जाता महसूस कर रहा था। अपने हाथ से बहते खून किसी कोई परवाह न थी। जब से इसे होश आया था सब ही इसके पास थे, मगर इसकी आंखें इस शख्स को ढूंढ रही थी जो इसकी हालत से बेखबर था, समंदर पार बैठा था। ये सोच इसे फिर से में धकेलने लगी थी। प्लीज़ मोहित, बस एक दफ़ा मौका दो। तो सवर में इस दिलरुबा से मुखातिब हुई तो वो दो आंसू खामोशी से निकल कर कनपड़ियों में जतो वगैरह। अमीन उठो, सूप पी लो। रिदा हिना इसी के पास बैठी थी, वो खामोशी से उठकर बैठ गई थी। हिना भाई और भाभी मनाहिल मिलने नहीं आए अब तक? इसने हिना की उदास शक्ल देखकर पूछा, क्योंकि वो सुबह से इनका इंतजार कर रही थी। इसकी बात और दोनों ही नजरें चुरा गई। क्या बात है, तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? इसकी गैर मामूली खामोशी से इसे खड़कने लगी थी। कुछ नहीं हुआ पागल लड़की, तुम अपनी तबीयत की फिक्र करो। सुबह डिस्चार्ज हो गए तो देख लेना खुद घर जाकर। अली ने संभल कर बर वक्त बात बनाई तो वो गौर से इनके चेहरे के तासार देखने लगी। हाँ सही कह रही है हिना। रिता भी मुस्कुरा कर बोली। जब ही ईशा कमरे में दाखिल हुई थी, हेलो क्या हाल है, मुस्कुराती हुई रामीन के करीब आई तो वो महज सारे लागे, वरना दिल तो चाह रहा। मैंने जब सुना तुम्हारे बारे में तो हैरान ही रह गई कि भला तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी लाहक हो गई जिसके लिए हॉस्पिटल ही पहुंच चुकी। इसके दम साराना लहजे पर रामीन के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया। हिना और रिता ने नागवारी से देखा। ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है जो हो जाता है अक्सर वीकनेस की वजह से। हिना ने नागवारी से कहा तो रमीन की आंखों में नमी जमा होने लगी थी, जिसे वो अपनी बचपन की दोस्त समझती थी आज इसकी ज़ात पर खुले आम तबसरा कर रही थी। मोहित, तुम्हारी इतनी खराब हालत का सुनकर भी नहीं आ हैरत है? इसने मसनूई ताज्जुब से कहा। हिना का बस नहीं चाह रहा था कि इसका हशर बिगाड़ दे। ये मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है। ईशा, तुम क्यों सबकी मैरिड लाइफ में घुसने में लगी रहती हो? रिदा के तंज पर ईशा ने नागवारी से देखा। क्यों, ये मेरी कज़न नहीं है? जरा इसे मनाहिल का भी तो बताओ ना, कहाँ भागी फिर रही है? एक नज़र रमीन के जर्द पड़ते चेहरे पर डालती उठ खड़ी हुई थी। रमीन ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब? इसका दिल बहुत जोर से धड़का था। क्या तुम्हें नहीं मालूम? ईशा ने मसनूई हैरानगी से कहा तो हिना और रिदा भी उठ खड़ी हुई थी। तुम्हारी बकवास अगर खत्म हो चुकी तो दफा हो जाए यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ बोलती हिना ने बात काटती इसे झिड़क दे। वो जहरीली नजरों से देखती रमीन के पास आई थी। चलो जल्दी से ठीक हो जाए, इस तरह डिप्रेस बड़ी अच्छी नहीं लग रही। इसका गाल थपका मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई, क्योंकि वो जो काम करने आई थी वो तो हो चुका था। सच सच बताओ हिना, क्या हुआ मनाहिल को? इसने दौड़ते हुए इसके हाथ थामे तो हिना ने बेबसी से अपने साथ लगा लिया था। कुछ नहीं हुआ रमीन, इसे इंशाल्लाह वो जल्द मिल जाएगी। इसने गमगीन लहजे में कहा तो रमीन को लगा कि यकदम हवा में ही ऑक्सीजन कमी हो गई है। ये क्या कह रही हो हिना? कहाँ गई वो भाई? कहाँ है? इसने लड़खड़ाते लहजे में कहा तो रिदा इसके पास ही आ गई थी। तुम फिक्र मत करो, रमीन सब सियान भाई के साथ मिलकर इसे ढूंढ रही है ना, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। इसे तसल्ली देते हुए बोली तो वही एकदम बेड से उठने लगी। मुझे कहा जाना है, मुझे भाई से बात करनी है। नकाहत की वजह से मैं मुश्किल उठते हुए बोली तो इन दोनों ने इसे थाम लिया था। मनाहिल के लिए इसकी बेचानी इनके लिए काफ़ी हैरान कुन भी थी। प्लीज़ रामीन, अपनी हालत तो देखो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, कल तो वैसे भी घर जाना है तुम्हें। रीता ने समझाना चाहा मगर वो शिद्दत से रोबर्ट, नहीं प्लीज़ मुझे भाई से मिलना है अभी। बस इसकी हालत को देखकर दोनों ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। अच्छा तुम खुद को संभालो, मैं हमको बुलाती हूँ, हम अभी घर चल रहे हैं। हिना ने इसके आंसू पूछते दिलासा देकर खुद से लगा दिया। शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने रमीन को किसी के लिए इस तरह रोते देखा था। अब्दाल दहाड़ता हुआ किसी दरिंदे की तरह इब्राहिम मंजिल में दाखिल होता, जैसे आज किसी का लिहाज ना था, ना रिश्तों का, ना ही किसी दोस्ती का। तमाम लोग लॉन्च में ही जमा हो गए थे। इब्राहिम साहब और सिद्रा बेगम भी इसके गजदार आवाज़ से नहीं जाए। क्या हरकत है ये, क्यों शोर मचाने आ गए आप? ऐसे लॉन्च में खड़ा देखा नागवारी से बोले। जब ही पुलिस कांस्टेबल्स भी लॉन्च में दाखिल हुए थे। कहाँ छुपा रखा है आपने लाड़े को? निकाले बाहर सर्द आवाज़ में बोलता। करीब आया तो उन्होंने गुस्से से फिर ऑफिसर को देखा। ऑफिसर यह क्या बकवास कर रहा है आप लोग बगैर इजाज़त के कैसे अंदर दाखिल हुए? नागवारी से जिन्होंने कैफे में खड़े जान को देखा बोले थे, मिस्टर इब्राहिम जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है इसका जवाब दे। अब्दाल इब्राहिम कहाँ है? नागवारी से जिन्होंने कैफे में खड़े जान को देखा बोले थे, मिस्टर इब्राहिम जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है इसका जवाब दे। अब्दाल इब्राहिम कहाँ है? ऑफिसर के कहने पर जियान ने सुर पड़ती आंखों से इसके जरा चेहरों को देखा था। क्या किया है इसने? सिद्दर बेगम जो खास वासा सी हो गई थी। आपका वो सांप मेरी बीवी मनाहिल को अगवा लेकर भागा हुआ है। जियान ने सुर पड़ती आंखों से हारते हुए कहा तो दोनों मियाँ बीवी को जैसे सांप सो गया था, जबकि ऊपर खड़ी ईशा मस्जिद से ये लाइव शो देख रही थी। क्या बकवास कर रही हो? मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि वो तो 2 हफ्ते पहले ही दुबई वापस जा चुका है। जियान को देखकर मजबूत लहजे में बोली तो वह जब से मुठियाँ बेचता इनके पास। अगर आप इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि जितना वक्त वो मनाहिल को मुझसे दूर रखेगा इतनी ज़्यादा अजियतनाक मौत मैं इसे दूंगा। इसके डरे बैठे लहजे पर इब्राहिम साहब को इसकी आंखों में नजर आते इंतकाम से एक पल के लिए होप महसूस आता है। ये क्या कह रहे हैं? ऑफिसर आपके सामने धमकी दे रहा है मुझे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं करते तो सबूत है मेरे पास। जाओ सीधा इसकी टिकट्स की डिटेल लेकर आओ। बीवी का कहते जरा अंदाज में इसे देखने लगे। सिद्रा बेगम जल्दी से तफसीलात लेकर आएंगे और ऑफिसर को थमा दी। सॉरी सर, मगर ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा था। तफसीलात देखने के बाद इसकी माजरत पर जियान ने गुस्से से देखा।
असद क्या बोल रहा है ये, तो इनकी बातों का यकीन करेंगे अब हम। नागवारी से ऑफिसर को देखता भी फिर उड़ाता, मेरी बात सुन जियान, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते अभी। ऑफिसर असद ने इसे कायल करना जा तो जियान ने एक नफरत भरी निगाह इब्राहिम साहब पर डाली जो गुस्सीली नज़रों से इसे देख रहे थे। मैं कसम खाता हूँ अगर अब्दाल इसमें मुलव्वस हुआ तो इसकी लाश ही अब इसका हर में दाखिल होगी। इन्हें वान करता लंबे लंबे डाक बता बाहर निकल गया। ऊपर खड़ी ईशा को आज मनाहिल हैदर की किस्मत से शदीद हसन महसूस हुई थी। मनाहिल तुम पर मौत वाजिब होगी। अब आंखों से आंसू साफ करती फनकाती हुई कमरे की जानिब बढ़ गई। इसकी आंख खुली तो वो खुद को अंधेरे कमरे में पाया। सर दर्द से भटकता महसूस हो रहा था। इर्द गिर्द देखकर जहन पर जोर डालने की कोशिश करने लगी। जिस वक्त हॉस्पिटल से निकल रही थी इसी वक्त इसका जहन बिल्कुल खाली था। वो बस पैदल ही निकल गई थी, मगर जो अजाब इस पर आया था इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। वो नहीं जानती थी कि वो लोग क्यों इसे यहाँ लाए थे, क्या मकसद था। वो कल से यहाँ भूखी प्यासी बंदी पड़ी थी। आंखों के सामने बार बार वासियान और मीरब आ रहे थे। या अल्लाह ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरा क्या कसूर है। ऐसी जो इतनी बड़ी आजमाइश ले रहा है मेरे राह, मैं मर जाऊंगी, मेरी मदद कर। अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़ी थी। आला इन्हें भेजते मेरे पास इस पाली से ज़ियान शिद्दत से याद आया था। न जाने शेख को इसकी गैर मौजूदगी की परवाह होगी भी या नहीं। ये आते ही से अपना दम घुटता महसूस हुआ था। हाँ मैं तो पहले ही मजबूरी थी इनके लिए। अपनी बदकिस्मती पर फर्श पर बड़ी एक बार फिर सिसक उठी थी जब ही वो कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया था। इसने आंखें चुंजा कर देखना चाहे मगर वो इससे करीब ही आकर बैठा तो वो ज़मीन से कहने के बल उठी, हेलो माय डियर कैसी हो। इसकी आवाज़ पर मनाहिल ने चौंक कर इसे गौर से देखा। हल्की सी रोशनी में इसका चेहरा नजर आया तो मनाहिल के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। अब्दाल अपनी ज़बान की गहरी खाई से आती महसूस हुई। अरे वाह मैं याद हूँ तुम्हें। आज तो इसके बराबर में ही टिक गया था। वह एकदम खिसक कर दूर हुई। तुमने किया ये सब। बेचैनी सी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। अब्दाल ने सर नीचे कैसे करीब से देखा। ना 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 इसीलिए थोड़ी लाऊं तुम्हें स्वीट हार्ट। इसके आंसू पूछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मनाहिल बिदर का दूर रही। दूर रहो मुझसे घटिया इंसान, चीखती हुई दीवार से लगी। अब्दाल ने गुस्से से इसके बाल जकड़े। वो गिरा उठी। कमीनी तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तेरा वो सो कॉल शोहर दीवानों की तरह तुझे पकाता फिरेगा। जोर से झटका देकर फंकारत वो तरफ उठी थी। प्लीज़ अब्दाल मुझे जाने दो। इसने मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारे सिसकते हुए से इल्तजा की तो अब्दाल ने जोरदार थप्पड़ इसके सॉरी गाइस इग्नोर माई भांजे की वॉइस वो ज़रा थोड़ा शरारती मूड में आया हुआ है। ओके तो शुरू करते हैं एपिसोड को। प्लीज़ अब्दाल मुझे जाने दे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा सिसकते हुए सिलता जाके। तो अब्दाल ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। जानती है कमीनी तेरी वजह से जेल गया हूँ मैं, वहाँ की मारे बर्दाश्त की। तभी मैंने डिसाइड कर रही था कि तुझे दर्द देगा तेरे इस मजनू को दर्द पाऊंगा। सर्दी से इसकी थोड़ी पकड़ का बोला जहाँ से अब खून बहने लगा था। नहीं 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 लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब वो तुझे ढूंढे। वो तो समझ रहे तो अपने आशिक के साथ भाग गई। क्या क्या लगा रहे इसका गाल थपकता उठ खड़ा हुआ। मगर मनाहिल को अपना वजूद सुन पड़ता महसूस बेयकीनी थी। क्या इसे मेरी परवाह तक नहीं है। इसे ढूंढने की कोशिश भी ना की। अब्दाल इसकी बदलती रंगत पर एकदम सराहना निगाह डाला। मतलब तीर निशाने पर लगा था। तुम झूठ बोल रहे हो। देख लेना वो ज़रूर आएंगे। आंखों से आंसू लड़कर घाल पर गिरे थे। लहजा कोशिश के बावजूद भी मजबूत ना रख सकी थी। बेबी इसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। इसके आंसू साफ करते करीब आया तो वो एक बार फिर भी पीछे हुई। इस दरिंदे से वो किसी भी हरकत की उम्मीद रख सकती थी। अभी तो मुझे एक काम से जाना, फिर आकर तफसील से मुलाकात होगी। गहरी नज़रों से इसके बगैर दुपट्टे के वजूद का जायजा लेता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अल्लाह मेरी मदद का आसार घुटनों में देती फिर सिसकने लगी थी। रामीन घर आ चुकी थी और जल्द अजियान से मिलना चाहती मगर वो मनाहिल की गुमशुदगी की खबर सुनकर अब तक घर वापस न लौटा था। राहिम और अली भी मुसलसल इसके साथ है। पुलिस के साथ पागलों की तरह इसे ढूंढ रहे थे। अगवाकारों की तरफ से भी अभी कोई कॉल ना आई थी। इनका पूरा शख्स अब्दाल पर ही था। वो अभी राहिम के साथ घर आया था। लाउंज पे दाखिल हुए थे तो सोमिया बेगम और हिना बैठी थी। कुछ पता चला मेरी बच्ची के बारे में। इन्होंने फिक्रमंदी से खड़े होते पूछा। राहम ने एक नज़र जान के सिर्फ पड़ते चेहरे को देखा और नफ़ी में सारी लगी। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दुआ करें। निडहाल सी होती माँ को सफ़े पर बैठाते हुए बोला। इतने में रोती हुई दुआ चली गई थी। भाई आप ही कहाँ हैं। जियान क्या सीन पकड़ कर बोली रो कर। इसकी हालत भी अबतर हो चुकी थी। दुआ संभालो खुद को और दुआ करो मेरी जान। जियान के साकत वजूद को देखकर हिना ने करीब आगे से थामा। हिना आप ही मेरी आप ही कैसे होंगे। इन्हें कुछ हो गया तो इसने सिसकते हुए हिना से कहा तो जियान को लगा कि इसने इसके दिल पर आरी चला दी। दुआ जियान ने सर लहजे में से पकारा। तो बताएं कहाँ गई हैं वो, मिली क्यों नहीं अब तक आपको। वो रोते हुए इससे लड़ने लगे। जियान अपनी जान से अजीन बहन की जुदाई ने इसे पागल कर दिया। तो वो सख्ती से अपने लाभ बेच गया। मेरा वादा है खुद से दुआ मर जाऊंगा मगर इसे वापस ज़रूर लाऊंगा। अटल लहजे में कहता लंबे लंबे डाक भरकर अपने कमरे की जाने बढ़ गया। इसने आरिया पार करने का फैसला कर दिया था। कमरे में आए तो रामीन मीरब को गोद में लिए बैठी रो रही थी। रामीन अपनी बहन को सही सलामत देकर इसका दिल कुछ पुरसकून हुआ था। वो मनाहिल के चक्कर में जैसे पूरी दुनिया से ही गाफिल हो बैठा था। रामीन ने सर उठाकर इसे देखा तो तड़प कर इसके सीने से लगे। भाई मुझे माफ़ कर दे प्लीज़ भाई, सब मेरी वजह से हुआ है भाई। इसके सीने से लगी तड़प रही थी। जान ने प्यार से हलाक किया। नहीं बेटा इसमें तुम्हारी गलती क्या है, किस्मत में लिखा था। नहीं बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ये तो किस्मत में लिखा था ना। इसके आंसू बूझ कर दिलासा दिया मगर वो खुद अंदर से बिखरता जा रहा था।
बेबसी लव कर इसे देखा, भाई भाई मुझे कुछ बताना है आपको। नजरें नीचे करके धीरे से बोली तो दिल तेज से दौड़े, तुम रेस्ट करो अभी रामीन, टेंशन और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसका गाल थपका समझाना चाहिए मगर वो शिद्दत से रो बैठी। भाई मनाहिल के साथ ये सब मेरी वजह से। इसने रोते हुए कुछ कहा तो ज़िया ने ना समझी से देखा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या लेने देना इस बात से। इसे बेड पर बैठाया क्योंकि वो हल्के हल्के कांप रही थी। भाई मिनाहिल को इसने गुहा किया, इसका हाथ पकड़ कर सहमे हुए अंदाज में बोलती तो जान की आंखों का रंग अचानक ही बदला कि किसने। एकदम ही दहाड़ा वो होश से खड़ी हो गई थी। अब्दाल ने मुझे ब्लैकमेल करा था, अगर मैंने इसकी मदद ना की तो मेरी हकीकत सबको बता देगा। इसने डरते डरते बताना शुरू कर दिया। ज़ियान को समझ ना आया, क्या कह रही हो ज़मीन, कैसी हकीकत, वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा था तुम्हें। सर लहजे में इस्तफसार करके इसके हवास हल्क कर गया। मैंने ही अब्दाल और ईशा के साथ मिलकर इसकी पिक्स बनाई थी। भाई नाम आंखें उठाकर भाई को देखा जिसका वजूद इस ज़ल्ज़लों की ज़द में था। मैं समझती थी वो मोहित को पसंद करती है। मेरी ये गलतफहमी मुझसे गलतियां करवाती चली गई। मेरी माइयों वाले दिन मैं आपको देख चुकी थी दरवाजे पर। इसे आपकी नज़रों में बुरा बनाने के लिए वो सब कहा था। इसके करीब आकर इसके हाथ हमें जो बिल्कुल साकित हो जाए। इसे लगा इस पल मौत भी आ जाती तो इतना काम ना होता, लेकिन इसकी बहन ने आज इसे जिंदा ज़मीन में उतार दिया था। मोहित को जब पता चला तो इसने सारी हकीकत मुझे बताई कि वो महज अच्छी दोस्त थी इसकी, जबकि जिसका सब कुछ तबाह कर दिया मैंने अपने हाथों से। भाई वो मुझे छोड़कर चलाया गया कि तुम जैसी घटिया लड़की के साथ नहीं रह सकता। वो रोते हुए तमाम हकीकत आश्कार करते चले कि ज़ियान ने इसका हाथ झटकर जोरदार तमाचा इसके मुंह पर दे मारा था। तमाम खवातीन जो ज़ियान की दहाड़ पर ऊपर आई थी वो भी दरवाजे पर बेयकीन से खड़ी थी और रीदा हिना तेजी से करीब आई। सही कहा इसने, तुम जैसी घटिया लड़की को तो जीने का भी हक नहीं, क्यों बर्बाद की इसकी और मेरी ज़िंदगी, जवाब दो। इसे झंझोड़ता हुआ बोला, इसने भी क्या कुछ नहीं किया था इस मासूम को अज़ियत देने के लिए। मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं मोहित की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, सही गलत का फ़र्क था, भूल गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। पेशेमां से नज़र झुकाकर जानती थी कि इसका भाई अब कभी इसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करेगा। इसे नफरत से देखता अलमारी की तरफ बढ़ा था। इसे लाकर सगार निकाल कर कमरे से बाहर निकलने लगा जहाँ सोमिया बेगम और फ़ायका बेगम सदमे खड़ी थी। रामी ने खौफ से भाई को देखा। भाई कहाँ जा रहे हैं, इसके हाथ में गन देकर सभी होश में आ गए थे। दुआ करना मिनाहिल अगर सही सलामत हो, वरना ज़ियान हैदर की बिलाश इसी घर में लौटेगी। सुर पड़ती आंखों से जुनूनी लहजे में कहता किसी के भी सुने बगैर बाहर निकल गया। फ़ायका बेगम बेबसी से चीखती रह गई थी मगर वो जा चुका था। ये क्या कर दिया रमीन, तूने बेड़ा गर्क हो तेरा। निजहासी वहीं सीढ़ियों पर बैठती चली गई थी जबकि वो कोने में नदामत से खड़ी सिसक रही थी। सब ही इसके जुर्म पर साकस से हो गए थे। किसी के पास इतनी हिम्मत भी ना थी कि इसे दो बोल दिलासे के दे देता। भाभी ना आप ना इसे अपना समझा ना कभी रमीन से। आखिर इस मासूम का कसूर क्या था जिस इतनी बड़ी सजा दी, इस पर ज़िंदगी ही तंग कर दिया आप लोगों ने। सोबिया बेगम भी फट पड़ी थी आज दुआ और उमर सकते की कैफियत में वही खड़े थे। फ़ायका बेगम की आंखें भी पशेमानी से नम हो गई थी। कितनी संगदिल थे वो, इस मासूम को किस नहज पे ले आई थी वो इनकी बेटी। अल्लाह तू मेरे बच्चों की खैरियत से लौटा दे। मैं हाथ जोड़ कर खुद अपनी बेटी से माफ़ी मांगूंगी। इन्होंने झोली उठाकर अपनी तरफ से भीख मांगी तो मुर्तज़ा साहब भी सदमे से चूर कमरे की तरफ बढ़ गए थे। आज इनकी औलाद इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। दुआ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो उमर, मैं मार जाऊंगी वरना रामीन सी सकती इनके पास ही। मगर वो नफरत से मुंह मोड़ गए थे। वो कैसे ऐसी लड़की को माफ़ कर सकते थे जिसकी वजह से आज इनकी बहन इतनी अजियत में थी। लाउंज इसकी सिस्कियों से गूंज रहा था मगर इसे माफ़ करने वाला कोई ना था। तुम्हें तुम्हारे आशिक के साथ कब्र में उतारूंगा। शट आप, मुझे मजीद कोई बकवास नहीं सुननी, तुम्हारी ज़िंदगी हिसाब कर दिया है। तुम तो सारी ज़िंदगी का मसला हो, क्या करोगी। हाँ मैं कसम खाती हूँ मेरा इस से कोई ताल्लुक नहीं है, हम यूनी टाइम से दोस्त हैं। बात काज झटके से कड़क सड़क के किनारे रुकी थी। अपने कहे जहरीले अल्फाज जहन में घूम रहे थे। दिलो दिमाग दर से फटने को था। या अल्लाह इसकी हिफाजत करिए, वो बहुत मासूम है। स्टेरिंग पर हाथ रखकर अपने रब से फरियाद कर रहा था। मन एक बार बस वापस आओ, तुम्हें हमेशा के लिए हर गम से दूर कर दूंगा। जानम इसकी आंखों के आगे इसका मासूम सा रोता हुआ बस चेहरा आ गया था। कितनी असियतें दी थी इस नाजुक सी लड़की को, क्या कभी माफ़ करे कि वो इसे नहीं। ज़ियान हैदर औरत हर चीज़ भूल जाती है मगर अपने किरदार पर इल्ज़ाम कभी नहीं बोलती। मैं अपनी हर गलती का साला करूँगा। मन बस तुम एक बार मेरे पास वापस आ जाओ। तसव्वुर में इसकी दुश्मनी जान को सोती अपना मोबाइल निकाल कर कार में लाई। हेलो कैसी हो, इसकी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ बैठी वो जैसे खिल उठी थी। ज़ियान कैसे हो, आज न जाने कितने दिन बाद इसने खुद कांटेक्ट किया था। इशू बहुत डिस्टर्ब हुआ, मामा ने सच कहा था दाल पाकिस्तान में नहीं है, मैंने मालूम करा लिया। वो चली गई, मुझे वो अपनी बेटी को छोड़कर अपनी फैमिली को छोड़कर इसकी बेचैनी पर भी वो परेशान होने लगी। ज़ियान प्लीज़ तुम क्यों इस खुदगर्ज लड़की के पीछे परेशान हो रहे हो। मैं तो शुरू से इसकी हकीकत जानती थी मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रही। इसके लहजे की नफरत पर ज़ियान की फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी। सही कह रही है तुम, इस बेवफा लड़की के लिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकता। जहरीले अंदाज में कहता है इस पर शादी मर्द की से कैफियत तारी कर गया। क्या हम आज मिल सकते हैं। ज़ियान खुद को संभालते हुए बोली हम ओके। फ़ोन काटता कार स्टार्ट करके इसका रुख पुलिस स्टेशन के जाने का। हेलो माय स्वीट हार्ट, कैसी हो। कमरे में दाखिल होते प्यार से पुकारा जैसे कोई महबूब बहुत चाह से आया। नाहिल को अपनी बेबसी पर एक बार फिर रोने आने लगा। मुझे पता था तुम भूखी हो इसलिए धोड़ा चला आया था। इसके आगे ट्रे रख कर बैठा जबकि दूसरे हाथ में कोई पेपर से इसने नागवारे से मुँह मोड़ लिया। चलो शाबाश खाना खाओ, फिर हमको बहुत अहम बात करनी है।
चमचा आगे इसके आगे क्या तो वो पीछे खिसकी थी, तुम्हारे हाथ से खाने से बेहतर मैं जहर खा लूँ। नफरत से इसे देखा, अब्दाल ज़ोर से हंस पड़ा था। नहीं जानब, अभी मरना थोड़ी है, पूरी ज़िंदगी मेरी खिदमत करनी है। इसके गाल पर हाथ रखना चाहे वो पीछे हुई। अब्दाल मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैं मर जाऊँगी मेरे के बगैर। रोते हुए इसकी इल्तिजा करने लगी। प्लीज़ तुम ऐसे रो मत मुनाहिल, तुम्हारी ये हसीन आंखें रोने से लिए नहीं है और मज़ीद अट्रैक्ट कह रही हैं। करीब आकर इसके आंसू साफ किए, मुनाहिल और शिद्दत से रोने लगी क्योंकि मज़ीद पीछे होने की जगह ख़त्म हो गई थी। दूर हो मुझसे, चीख कर चेहरा दूसरी जानिब किया। आप ही तो गुर्बत के दिन आए हैं, तुम फास्तों की बात करती हो। उसका चेहरा पकड़कर चावल इसके मुंह में डालने लगा। देखो कितना ख्याल है मुझे तुम्हारा। जबरदस्ती चावल इसके मुंह में छूने से तो इसे फंदा लगा था। जोर जोर से खांसते आंखों से आंसू निकलने लगे। वो पुरसुकून अंदाज में बैठा इसके खुले हुए बालों को देख रहा था। खांसी रुके तो निढाल से होकर साथ दीवार से टिका दिया। दाल इसके हाथों की रस्सी खोलने लगा। मुनाहिल ने हैरत से देखा। ऐसे ना देखो, दिल के साथ साथ ईमान भी हार बैठूंगा। आंख मार कर बोला तो मुनाहिल का दिल देर से धड़कने लगा। चलो शाबाश, साइन करो इन पेपर्स पर जल्दी। पेपर्स और पेन इसके आगे रखकर बोला तो मुनाहिल ने समझी से और फिर पेपर्स को देखने लगी। कैसे पेपर्स देंगे? बरसते हाथों से पेपर्स उठा कर देखने लगी। इस हबीस इंसान से आज़ादी का परवाना है। चलो शाबाश, जल्दी करो साइन। पेन इसके सुन पड़ते हाथों में थमाकर बोला तो मुनाहिल ने दोनों चीज़ें इसके मुंह पर दे मारी। तुम मेरी जान भी ले लो ना, तब भी मैं ऐसा नहीं करूँगी, समझे? चीखा कहती इसे पागल कर गई। तेरा तो वो हाल करूँगा कि तेरे फरिश्तों को भी साइन करने पड़ेंगे। सस्ती से इसके बालों को झटका देकर दहाड़ा था। तो मेरे फरिश्तों से इसे करवा लो जाकर। तकलीफ से तड़पते हुए मुस्कुरा कर कहती से आग लगाए। साली कमीनी, देखता हूँ कैसे नहीं करती। जुनूनी अंदाज में इस पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर गया। पूरे कमरे में इसकी चीखें गूंज रही थी। कुछ ही लम्हों में ठोकरों की अजियत सहते इसका वजूद सागित हो गया। इसने हाँफते हुए एक आखिरी ठोकर इसे मारी और गसूली नजर डालते कमरे से निकल गया था। किधर थे? कब से वेट कर? नाराजी से देखा बोली। बस यार, ऑफिस से सीधा यहीं आया, खुद को नाम में रखता इसके साथ ही बैठ गए। इस वक्त वो लोग बीच रेस्टोरेंट में मौजूद थे। कुछ पता चले इसका? इसने खोई लहजे में पूछा। जानना भीज गया। इसकी बात करने के लिए मिले हम यहाँ, नागवारी से बोला तो ईशा ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। आई एम सॉरी सी, अगर तुम हर्ट हुए तो वो लड़की इस लायक भी नहीं है कि हम इसका जिक्र करें। मुस्कुरा कर बोले। जान एक नजर से देखा और अपने हाथ भी इसके हाथ पर रख गया। इससे अब तक यकीन नहीं आ रहा था ये शख्स सिर्फ अब इसका है। कुछ खा लेते हैं पहले। इसने खुद को तकता पाकर जान ने मुस्कुराते हुए वेटर को बुलाया। इस वक्त रेस्टोरेंट में चंद एक कपल ही मौजूद थे। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। जान अपना हाथ इसके हाथ से निकाला तो अचानक जूस छिलकर इसके कपड़ों पर गिर पड़ा था। ओ आई एम सॉरी यार, इसे खड़ा होते देखा बोला। इट्स ओके जान, मैं वॉश करके आती हूँ। टिश्यू से ड्रेस साफ करती मुस्कुराती हुई चली गई थी। इसने एक नज़र जाती ईशा को देखा, फिर टेबल पर पड़ी इसके मोबाइल को और कुछ सोचकर उठाया, मगर इस पर पासवर्ड लगा था। शिट, जोर से टेबल पर मुक्का मारा। एक दो दफ़ा कोशिश के बाद बलाहिर अपने नाम पर खुल गया। व्हाट्सएप चैट में अब्दाल कहीं ना था। कॉन्टेक्ट्स में जाकर अब्दाल की चैट में गया तो पूरी चैट रिमूव थी। इसकी फ़ोन पर गिरफ्त ही यकदम मजबूत हो गई थी, लेकिन अभी होश से काम लेना बहुत ज़रूरी था। एक अननोन नंबर से 1 घंटे पहले ही इसकी बात हुई थी, जिसमें बस दूसरी तरफ से नहीं का मैसेज आया हुआ था। कोई और मैसेज मौजूद ना था, वो किसी भी वक्त लौट सकती थी। इसने एक नज़र एंट्रेंस पर डाली थी, फिर अपने मोबाइल में वो नंबर सेव करके हवा में तेज चलाते इस नंबर पर सेंड डाल के मुझे मिलना है तुमसे, जिसे फ़ौरन ही रिसीव कर लिया गया था। पागल हो गए, कुत्ते की तरह सूंघता फिर है तुम्हारा महबूब, मुझे भरवाओगे क्या? जवाब आने पर जान को अपनी रगों में आग भरती महसूस हुई थी। दूर से आती ईशा की नजर आई तो फ़ोन वापस जगह पर रख दिया। बस नहीं जा रहा था कि इस टाइम का चेहरा बिगाड़ दे, मगर मुनाहिल की ज़िंदगी के लिए इज्जत लाजिम था। तुमने खाना शुरू नहीं किया अब तक? इसे खामोश बैठा देखकर हैरत से बोली थी। तुम्हारा वेट कर रहा था। मोबाइल पर किसी को मैसेज सेंड करते मुस्कुरा कर बोला। भैया तुम ही खिल उठी। ना मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूँगी, तुम फ़ौरन शादी की बात करो फूफो से। हफ्की से बोली तो वो भी सारा इस बात में हिला गया। ओके, वो सब्र से बैठा अपना जब्त आजमा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि इसका मोबाइल बज उठा था। हम बोलो। ओके मैं आ रहा हूँ। कार रिसीव करके झटके से खड़ा हुआ तो ईशा ने परेशानी से देखा। क्या हुआ? वो भी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई थी जब ही जियान ने इसका एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो झटके से जेपा गिरी। अभी संभली भी ना थी कि दूसरा थप्पड़ पड़ा था। साकसी से देखने की समझ नहीं आया था कि अचानक हुआ गया था। खेल खत्म ईशा इब्राहिम, गेम इज़ ओवर नाउ, नाउ इट्स माई टर्न। सुर पड़ती आंखों से देखकर इसका मोबाइल उठाकर समंदर पे फेंक दे ताकि वो मजीद कोई गेम ना खेल सके। अभी तो मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को बचाने, मगर याद रखना अब्दाल का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। इसके कानों में सीसान डेलता तेज से निकल गया, जबकि वो साकस ही वहीं खड़ी रह गई थी। दिलो दिमाग अब तक मानने को तैयार न था जो कुछ वो शख्स करके जा चुका था। आंसू ने खामोशी से इसका आंखों का बंद तोड़ा था। अजीब वहशत सी सवार होने लगी थी। अचानक ही पागलों की तरह चीख चीख कर, नहीं सियान, तुम सिर्फ मेरे औजार में मर जाओगी। सी वापस आओ। इसके इस तरह चीखने पर वेटर्स भी रुक कर इसे देखने लगे, मगर चंद ही लम्हों में दीवाना की तरह चीखती ईशा इब्राहिम अचानक ही खड़े कस से गिरी थी। मुँह से अचानक ही खून का दहारा निकला था और देखते ही देखते होशो हवा से बगाना हो गई थी। कमरे में आए तो वो नीम गनूदगी में साथ दीवार से टकाए बैठी थी। इतनी मार खा के भी इसकी अकड़ खत्म ना हुई थी। पेचेदाव खाता इसके पास आया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, साइनकारी हो या नहीं? इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा वो करा उठी थी। मर कर भी नहीं। लबों पर पुर अजियत मुस्कुराहट ये से देखा। दर्द से आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे।
ठीक है फिर तेरा किस्सा ये तुम गा देता हूँ। आज पेंट की पॉकेट से गान निकाल कर इसके माथे पर टकाते इस लहजे में बोला, मनाहिल की आंखों में बस एक पल के लिए हो पाया था, मगर अगले ही लम्हे अपनी आंखें बंद कर गई थी। मार दो दाल मुझे, ये एक एहसान कर दो मुझ पर। लजाई लगे मैं क्या बोली थी, क्योंकि आप ज़िंदगी में बचा ही क्या था, किसके लिए अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती। वो शख्स तो पहले ही से बदकिरदारी का तमगा दे चुका था, अब 2 दिन से गायब लड़की का क्या यकीन करता। बस एहसान ही तो करना नहीं चाहता था तुझ पर। इसकी थोड़ी पकड़ का बगैरती से इस पर झुकने लगा। वो बिदा का दूर वो पेपर्स साइन नहीं करेगी ना। इससे एक बार फिर पूछा तो नाहिल ने नफ़ी में सार हिला दिया था। ठीक है फिर हम ऐसे ही गोल्डन नाइट बनाएंगे। हबासे से आंख मारता इसके पास आया जो बिल्कुल जड़ पड़ चुकी है। तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अब्दाल प्लीज़। हथेलियों को बल पीछे होना चाहिए, मगर पीछे अपने शिकंजे में ले चुका था। सर यही जगह है। वो लोग पुलिस फोर्स के साथ इसके फार्म हाउस के बाहर खड़े थे। जियान के माथे की रगे यकदम तन सी गई थी। रशीद तुम बाकी बंदों को लेकर फार्म हाउस की चारों तरफ फैल जाओ, ऑफिसर ने हदायत दी थी। और बाकी कांस्टेबल्स जियान के साथ तेज से अंदर की जानिब बढ़ गए थे, क्योंकि जहाँ मेन गेट पर इसके बंदे खड़े थे। ए कहाँ जा रहे हो, फायर करो इन पर। एक आदमी ने देखते ही फायर खोल दी थी और देखते ही देखते दोनों जाने से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। पीछे से एक आदमी ने जियान पर डांट दे मारी। वो यकदम दूर हुआ, घूम कर अपनी कहानी इसके कंधे पर दे मारी थी। वो शख्स तड़प उठा था। जियान हम संभाल लेंगे इन्हें, तुम ऑफिसर के सामने नाहिल के पास जाओ। इसे शख्स के आदमुआर करते देख कर राह मजलत में इसके पास आए तो बाहर पंच को इस पर दूर फेंकता अंदर की तरफ हट गया था। अब्दाल छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। इसके शिकंजे में तड़पती इसका मुंह होश गई थी। वो यकदम दूर हुआ, जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारा। साली देख अब तुम्हें करता क्या हो। शर्ट उतार कर जुनूनी अंदाज में इसकी जाने लगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। सिसकते हुए रात को पुकार कर वो दीवार के कोने से जा लगी थी। और इस नीचे से शोर की आवाज़ें तो आ रही थी, मगर कुछ वाज़ा ना हो सके, क्योंकि दरवाज़ा लॉक था और कमरे में रोशनदान के अलावा कोई खिड़की मौजूद नहीं थी। ना ही इसमें इतनी ताकत है कि खड़ी होकर भाग सके। करीब आकर इस एक ही झटके में इसकी आस्तीन फाड़ दी थी। वो एक दिल हराश चीख नाहिल के लबों से निकली थी। जान जो इस वक्त इसके गुंडों से गुत्थम गुत्था था, इसकी आवाज़ पर यकदम ही ठहर सा गया था। मन लबों से इसका नाम निकला जब ही एक गुंडे ने जोरदार पंच इसके मुंह पर मारा था। वो यकदम लड़खड़ाता 2 कदम पीछे हुए, इससे पहले कि दोबारा वही अमल दोहराता ज़ैन हैदर अपनी जुनूनी कैफियत में वापस आ चुका था। एक हाथ से इसके मुक्के को अपनी मुट्ठी में जकड़ता दर पे वार करता चला गया। इसके अधमुए वजूद को धक्का देता इस कमरे के जाने बढ़ा जहाँ इस दुश्मन जान की तड़पती हुई आवाज़ आई थी, मगर वो कमरा लॉक था। इसने धक्का मारना चाहा मगर वो ना खुला। अब्दाल मैं तेरी जान ले लूंगा अगर तूने मन के करीब भी गया तो। दरवाजे पर पेपर दर्द ठोकरे मारता दहाड़ा था। प्लीज़ बचा ले मुझे। मिनाहिल की गड़गड़ाती आवाज़ पर जान को अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। अपनी पूरी जान लगा के एक जोरदार धक्का मारा तो दरवाज़ा खुलता हुआ दीवार से जा टकराया था, मगर सामने का मंजर देखकर इसके पूरे वजूद में शोले भड़क उठे थे। अब्दाल इसकी दूसरी आस्तीन फाड़ कर इस पर झुक रहा था, मगर ज़ियान की आमद पर इसने नफरत से फिर मनाहिल को देखा। ज़ियान मनाहिल के लबों से दर्द भरी आवाज़ निकली थी, आंखों से कई आंसू निकलते चले गए। कमीने दहाड़ता इसकी तरफ बढ़ा था। वहीं अब्दाल भी अपना प्लान फेल होने पर जैसे पागल हो उड़ा था। अब्दाल ने इसके मुंह पर मुक्का मारना चाहा, मगर वो यकदम पीछे हुआ और इसके पेट पर मुक्के मारता दीवार तक ले गया था। अब्दाल ने अपनी कहनी इसके कमरे पर मारी तो ज़ियान तकलीफ से दूर हुआ, मगर मजबूती से मुक्का बनाता इसके मुंह पर मारता चला गया। अब्दाल भी इसे गुत्थम गुत्था हो चुका था। वो खौफ से कोने में बैठी सिसक रही थी। दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अगवा करने की। गरजते हुए एक बार फिर पूरी कुव्वत से इसका मुक्का इसके पेट मारा तो वो तड़प कर एकदम घुटनों के बाल गिरा था, मगर ज़ियान फिर बिना रुका था। वो किसी वैश्य दरिंदे की तरह इसे मार रहा था, जैसे आज इसकी बोटी बोटी नोच लेगा। मनाहिल के चेहरे पर खून और नींद के निशानों ने हर चीज़ भुला दी थी आज इसे। बोल क्यों किया, जवाब दे। दहाड़ते इसके मुंह पर लात मारी तो मनाहिल की चीख निकल गई थी। वो माही बेअब की तरह तड़पता बेहोश हो चुका था। जवाब दे मुझे, उठ जवाब दे। इसके बेहोश वजूद को उठाता मुंह पर मुक्के मारने लगा, मगर वो सुध हो चुके। ज़ियान मनाहिल ने बहुत मुश्किल से पुकारा तो ज़ियान ने पलट कर इसे देखा जो बहुत अजियत में बैठी थी। मन इसे छोड़ता दौड़ता हुआ इसके पास अपनी बाहों में समा गया था। मेरी जान मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी बहुत जुल्म किया मैंने तुम पर। इसके नीले पड़ते चेहरे को हाथ को जा बजा अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ता बोला था। मनाहिल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मन मेरी जान मैंने बहुत गम दिए, इसने बोलना चाहा, मगर इसके लबों पर हाथ रख गई थी। आपने मुझे बचा लिया। वो मुश्किल मुस्कुराते से लबों से बस इतना ही निकला था। ज़ियान की आंखों में भी नाम होने लगी थी। एक बार फिर इसे खुद में जज़्बा लिया। मनाहिल की निगाह सामने उठी। अब्दाल गन ताने खड़ा था। इसने बेयकीनी से इसे देखा। ज़ियान जोर से चीखी, रुख मोड़ा था तभी जोरदार फायर की आवाज़ पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी थी। ज़ियान ने सामने खड़े अब्दाल और मनाहिल के जिस्म से निकलते खून को देखा। जब भी अब्दाल ने दूसरी फायर की थी, मनाहिल की दर्द बड़ी सिसकी निकली थी। ज़ियान ने वहशत के आलम में अपना रिवॉल्वर अंधाधुंध अब्दाल पर चला दिया। राहिम और अफसर भागते हुए कमरे में आए थे, तभी वो झटके से मुंह के बल ज़मीन पर गिरा था। मन आंखें खोले मन रिवॉल्वर फेंक कर चीखते हुए इसके बेजान वजूद को झंझोड़ा, मगर इसकी गर्दन एक जाने लड़क चुकी थी। राहम सख्ते की सियाफियत में ज़मीन पर बैठता चला गया था। मन इसके साकत वजूद को सख्ती से उदमें जज़ब किए हलक के बल चीहा था। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी, प्लीज़ बताएं। आईसीयू से निकलते डॉक्टर साहब के भागते हुए आए थे तो इसने प्लीज़ बस एक नज़र इन्हें देखा था। डॉक्टर इब्राहिम, आप हमको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहते। आपकी बेटी को कोई गहरा सदमा पहुंचा जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुकी हैं। प्लीज़ दुआ करें वो होश में आ जाए, वरना हम कुछ नहीं कर सकते।
अफ़सोस से कहते आगे बढ़ गए थे, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी वहीं बेंच पर डह गए थे। इनकी हँसती मुस्कुराती बच्ची को अचानक क्या हुआ था, इन्हें होटल मैनेजमेंट ने ईशा के हॉस्पिटल पहुँचाकर फ़ोन किया था। वो दौड़े चले आए थे, मगर बेटी की हालत इन्हें तोड़ कर रखते थे। इब्राहिम साहब, ये क्या हुआ हमारी फूल सी बेटी को? सिद्रा बेगम सिसकते हुए शोहर के कंधे से लग गई, जो खुद ने ढाल से बैठे थे। मगर इन्हें नहीं मालूम था कि एक और अलमनाक खबर इनकी मुंतज़िर। सारे एक अहम बात करनी है आपसे। फ़ारूक काफ़ी घबराया और इनके पास आया था। वो शाम से ही यहीं मौजूद था जब इसे पुलिस ने कॉल करके बुलाया था। फ़ारूक, अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से निढाल से बोले, सर बहुत अहम बात है प्लीज़। इसने बेबसी से गुजारिश की तो इस बार उन्होंने परेशानी से देखा। क्या बात है? कमज़ोर सी आवाज़ में बोले तो एक दुख भरी नज़र से अपने माँ बाप जैसी शख्सियात को देखा। सर अब्दाल सर पुलिस इंस्काउंटर में जाँ बहक हो गए थे। सर झुकाकर आहिस्ता से बोला तो वो दोनों तेज से खड़े हुए थे। क्या आप बकवास कर रही हो? होश में दो, वो तो दुबई में है ना? इसका गिरबान पकड़ कर दहाड़ उठे थे। नहीं सर, वो पाकिस्तान में थी। उन्होंने जियान हैदर की वाइफ को यरमगाल बनाया हुआ था। 2 दिन से मनायल हैदर को भी गोली लग गया। वो इसी हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त में है। इब्राहिम साहब के हाथ थाम कर दुख से इन्हें बताने लगा तो सातों आसमान इन पर गिर गए हो। अब्दाल, सिद्रा बेगम की दिल हरास चीख गुजरी थी। वो फर्श पर बैठी चली गई थी। ये झूठ है मेरा अब्दाल, ऐसा नहीं हो सकता। रोते हुए दीवानों की तरह चीखने लगी थी। मैम प्लीज़ संभालें उसको। सदमे में खड़े इब्राहिम साहब को बेंच पर बैठा के इनके पास आए, जिनकी हालत बिल्कुल दीवानों से होने लगी थी। ये क्या किया तूने? अब्दाल बेंच पर सारे टिकाए फूट फूट कर रो पड़े थे। वो लट चुके थे। इनकी एक औलाद मुर्दा हो चुकी थी, जबकि दूसरी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इन दोनों की इज्जत और खुदसरी ने आज इनका आशियाना हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। बेटा आखिर कब तक तुम ऐसे रूठे रहोगे? फ़ायज़ा मलिक दुख से रो पड़ी थी। इनकी इकलौती औलाद नाराज़ होकर 7 समुंदर पार बैठी थी। इस दूरी ने इन्हें निढा सका दिया था। मामा प्लीज़ आप रोए मत। वो यकदम से ही बेचैन हो गया था। अपनी जान से प्यारी माँ को कैसे रोता बर्दाश्त कर सकते? क्यों ना रो, तुम रूठ कर चले गए हो। ना माँ की कोई परवाह है, ना ही बीवी का कोई ख्याल है। वो फट पड़ी थी क्योंकि वो रामीन के नर्वस ब्रेकडाउन का भी से बता चुकी, मगर वो तब भी ना आया था। माँ की बात पर इसके चेहरे पर तमसर सा फैल गया था। बीवी, आप इस घटिया लड़की का जिक्र मेरे सामने ही ना किया करें तो बेहतर है। लहजे में इसके लिए नफरत सी थी जिसे उन्होंने बखूबी महसूस किया था। मोहित, वो बहुत पेशेमाए हैं बेटा, तुम्हारे काम ने इसे तोड़ कर रखते, इसे एक मौका तो दे सकते हो ना। वो रामीन की हालत से आघात थी वो, और इसकी माफिया ने इनका दिल भी पहला दिया था। मेरा बस चले तो मैं इसकी भी जान ले लूँ। आप मौके की बात कर रही हैं? बता दीजिएगा, इसे बहुत जल्द डाइवर्स देने वाला हूँ। इसे जहन लहजे में कहते इनको साकित कर गया था। ये क्या कह रही है मेरे बेटे? इतनी बड़ी सजा मत देना इसे। फ़ायज़ा मतलब घबरा कर बोली, मगर वो काल काट गया था। इस टॉपिक पर वो कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसे जो धोखा रामीन ने दिया था दिल में कहराम बरपा गया। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी मासूमियत और मोहब्बत की वजह से, मगर तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। आंखें सख्ती से मेश किया था। वो जिसे चाहकर चारागर समझा था वही इसके कातिल निकले थे। जिसकी मोहब्बत के आगे इसने मनाहिल हैदर को बुला दिया था, वही इसकी ज़िंदगी उजाड़ कर गई थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में 1 घंटे से इस बेचैन सा ठहर रहा था। वो आईसीयू में पड़ी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। इस पर वो उससे बहुत दूर महसूस हुई थी। मेरे रब, तूने एक मोहब्बत करने वाली पाक लड़की को मेरे लिए उतारा था। मुझसे दूर मत करियो, मैं बिखर जाऊँगा। मेरे रब, मेरी अमन की हिफाजत करिए। पिलर से सर टकाए वो अपने रब से दुआ गो था। 2 आंसू टूट कर गिरे थे। दिल में तूफान सा बरपा था। कैसी है मेरी बेटी बच्ची? कैसी है बेटा मेरी बच्ची? फ़ाइका बेगम ने रोते हुए पूछा तो वो अभी रामीन के साथ हॉस्पिटल आए थे। जियान ने खामोशी से रोती हुई रामीन को देखा। होश हो जाए, मौत की दहलीज पर है। वो करब से बोलता इनके दिलों पर को चीर गया था। भाई खुदा ऐसा मत कहें, रामीन ने सिसकते हुए कहा तो जियान की आंखों में खून उतर आया था। नहीं मैं हूँ, मैं तुम्हारा भाई, दफ़ा हो जो यहाँ से। दहाड़ते हुए बोला राहम, और हिना तेजी से इसके करीब है। जियान भाई, जियान मेरे भाई सब्र का, ये लोग भी दुखी है। राहम ने मोहब्बत से समझाना चाहा, मगर जियान ने एकदम सराना नगाह माँ और बहन पर डाली। इनको ले जा राहम यहाँ से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत जब से बोला तो हिना रामीन और फ़ाइका बेगम को कोने में ले आई। प्लीज़ हिना, मुझे ये बता दो, बस ये बता दो कि मनाहिल की कंडीशन कैसी है और ये हुआ कैसे? इसके हाथ थामती इल्तिजाइया बोली। हिना की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। एक गोली बाजू पर, दूसरी दिल के बहुत करीब लग गया। दुआ करो अल्लाह से कि वो बच जाए। रोते हुए इसे बताया। राहम बता रहे हैं कि मनाहिल ने जिहान भाई को गोली खुद पर ले लिया। इसकी बात पर फ़ाइका बेगम खुद को ज़मीन में दस्ता हुआ महसूस कर रही थी। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। रोती हुई वही कुर्सी पर ढेर हो गई थी। रामीन की हालत भी इनसे मुख्तलिफ ना थी। सब ही इसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। जो लगता था ज़िंदगी से बिल्कुल ही रूठ गई थी। मिस्टर सियान, डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से निकल कर इसे बगाया तो सब दौड़ते हुए थे। डॉक्टर कैसी अमन? इसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बेताबी से पूछा डॉक्टर ने। दुख से इसके कंधे पर हाथ रखा था। मिस्टर सियान, हमने पूरी कोशिश की थी, मगर जान को लगा इसका दिल बंद हो गया था। मगर क्या वो दहाड़ता वो बोला था। साकित खड़े रहा। हमने इसका कंधा पकड़ लिया, मगर इनकी ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी, हम ना बचा सके। आई एम सॉरी। डॉक्टर के अल्फाज थे या जुबान जो सबके असाब पर गिरे थे। कहराम समा चुका था, मगर वो साकित इनके खड़े का खड़ा रह गया था। किसी की चीखों की आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी के रोने के। दिल था कि जैसे धड़कना भूल चुका हो। मन लबों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला था और कदम खुद ब खुद आईसीयू की तरफ बढ़ गया था, जहाँ वो दुश्मन है, जहाँ
जर रंगत और जख्मों के लिए बेचान पड़ी थी आंखों के सामने इसका खिलता हुआ मासूम बाहया चेहरा आया तो दिल में ठेसे सी उठने लगी थी। मन उठो, इसकी आंखें खोलो, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी जिद्दें बिल्कुल पसंद नहीं है। उठो, फौरन करीब आकर इसके साकित वजूह पर झुका था। मन मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें से झुंझोड़ता उठा था, मगर इसके वजूद में कोई हरकत ना हुई थी। दुआ, उमर और राहम भी रोते हुए अंदर आए तो इसके जुनूनी अंदाज पर और शिद्दत से रो पड़े थे। माना भी सॉरी यार, इतनी बड़ी सजा ना, तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, हमारी में भी मेरा भी अकेली रह जाएगी। मन कुछ तो सोचो इसके बारे में, बस आंखें खोलो एक बार, इसके बाद जो चाहे सजा देना। मन प्लीज़। इसके चेहरे पर झुका मिन्नत कर रहा, रोता रहा, इसकी आंखों से चेहरे को नम कर रहा था। भाई दुआ की एक चीख नमा आवाज़ में से पुकारा था, मगर जियान हैदर भी साखत सा रह गया था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। और जानने के लिए कि मनाहिल वाक़या में मर चुकी है या फिर वो ज़िंदा होगी, या फिर क्या हुआ था कि वो मर चुकी, और फिर इसके बाद जान की ज़िंदगी में क्या होगा, तो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।